वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी का मैं जनन चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। पिछले पार्ट में मैं आप लोगों को अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार आदि ये सभी मैंने लिखा दिया था। आज मैं आप लोगों को लैंगिक जनन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जनन का, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए बच्चों, आप लोग जो नए छात्र हैं मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहना चाहिए, तो और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मुझसे आप लोगों से मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज लैंगिक जनन के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन नाम से ही पता चल रहा है कि लैंगिक जनन। देखो बच्चों, ध्यान देना बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है लैंगिक। लैंगिक का अर्थ होता है लिंग, समझे कि नहीं। लैंगिक का अर्थ क्या होता है? लिंग, यानी वैसा जनन जिसमें कि लिंग की भूमिका होती है, समझे कि नहीं। वैसा जनन जो लैंगिक की उपस्थिति में, लिंग की उपस्थिति में होती है, तो हम उसे जनन को हम क्या कहेंगे? लैंगिक। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कि दो विपरीत लिंगों वाले जीव जनन कार्य में भाग लेते हैं, और एक जीव जो होते हैं वह नरलिंग जीव होते हैं और एक जो जीव होते हैं मादा लिंग जीव होते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग मानव है, मानव क्या करता है? जनन की जो प्रक्रिया करता है वह लैंगिक जनन के प्रक्रिया करता है, क्योंकि नर के रूप में पुरुष और मादा के रूप में स्त्री होती है, समझे कि ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, समझे कि नहीं, ये सभी जो है लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। जनन का जो कार्य करते हैं वो लैंगिक जनन के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब देखो बच्चों, लैंगिक जनन के भी कुछ गुण या विशेषताएं होती हैं, समझे ना। जिस प्रकार मैंने आप लोग को अलैंगिक जनन के बारे में बताया, उसी प्रकार लैंगिक जनन के रूप में बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन के जो गुण होते हैं, सबसे पहले लैंगिक जनन के जो गुण होते हैं, इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु क्या होता है? भाग लेता है। शुक्राणु जो है वो नर युग्मक कहलाता है और अंडाणु जो है मादा युग्मक कहलाता है। तो सबसे पहला गुण है क्या बच्चों? कि लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेता है। अब देखो बच्चों, इसमें अंडाणु भी भाग लेता है, यानी ये मादा युग्मक है, समझेंगे। इसमें अंडाणु भी भाग लेता है और इसमें निषेचन की क्रिया होती है। यानी लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का अर्थ होता है कि जब नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद युग्मनज यानी जायगोट बनता है। जैसे ही अंडाणु एवं शुक्राणु ये दोनों मिल जाता है, संलयित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में जो होता है निषेचन की क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा गुण, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। याद रखिए, इसमें जो है जो संतान बाल बच्चा जो उत्पन्न होता है, जो जनक होता है उसके समान होता है। रंग रूप कुछ कुछ माँ पिताजी के जैसा उसका मिलता है, समझे कि नहीं। किसी किसी को देखने के बाद बोल देगा कि ये किसका बेटा है, क्योंकि उसके पिताजी के जैसा कुछ कुछ रूप गुण मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, कुछ कुछ ही मिलता है, समझे ना। और यह जटिल प्रक्रिया होती है। यदि लैंगिक जनन जो होती है वह सरल प्रक्रिया नहीं है बच्चों, वो जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब कि लैंगिक जनन के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, समझे कि नहीं। यानी लैंगिक जनन में, जैसे अलैंगिक जनन क्या, अपने से घास कहीं भी अपने आप जन्म जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन लैंगिक जनन में वो नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर एवं मादा संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क स्थापित करने के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयित होते हैं
और यदि संलयित होते हैं तब जाकर के जनन का कार्य होता है। यदि संलयित नहीं हो पाते हैं तो जनन का कार्य नहीं हो पाता है। बहुत सारी दिक्कत होती है जिसके कारण से बहुत सारे पुरुष बाप नहीं बन पाते हैं, बहुत सारी महिलाएं मां नहीं बन पाती है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है। तो लैंगिक जनन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब कहते हैं यानी जो कि संलयन होने के बाद अंडाणु और शुक्राणु जो मिलता है फैलोपियन नलिका में, डिंब वाहिनी में मिलता है, तो सब वहां पर जो है मिलने के बाद अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से जो बनता है उसको हम युग्मक कहते हैं। युग्मक का निर्माण होता है और इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। इसका मतलब लैंगिक जनन में जो होते हैं दो विपरीत लिंग यानी नर एवं मादा जनन के कार्य में भाग लेते हैं। यहाँ तक में तो समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ लीजिए बच्चों कि लैंगिक जनन का जो गुण है, सबसे पहले देखिए लैंगिक जनन में शुक्राणु भाग लेता है, उसके बाद दूसरा गुण है इसमें अंडाणु भाग लेता है, तीसरा जो गुण है इसमें निषेचन की क्रिया होती है, चौथा जो है इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, पांचवा यह जटिल प्रक्रिया होती है, छठा इसमें युग्मक का निर्माण होता है, सातवां इसमें दो विपरीत लिंग के जनक भाग लेते हैं। समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए। अब देखो बाबू, ये तो मैं बता ही दिया हूँ लैंगिक जनन किसे कहते हैं। यानी लैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कि दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं, जैसे मानव स्तनधारी। अब देखो आप लोगों से पूछेगा अगला क्वेश्चन बच्चों कि युग्मक किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपसे पूछेगा कि युग्मक किसे कहते हैं। युग्मक किसे कहते हैं, ध्यान देना बच्चों। युग्मक अभी हम जस्ट बताए थे आप लोगों को युग्मक के बारे में। युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है, याद रखिएगा। युग्मक एक प्रकार की क्या है? जनन कोशिका है, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास कीजिएगा। युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है, इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है और पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। और इसी कारण युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक जिसको कि शुक्राणु कहते हैं और एक मादा युग्मक जिसको अंडाणु कहते हैं। समझे कि नहीं? फिर से समझ लीजिएगा बच्चों युग्मक के बारे में। यानी युग्मक का अर्थ होता है, युग्मनज अलग है और युग्मक अलग है। युग्मनज होता है कि जब नर एवं मादा, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं फैलोपियन नलिका में, जुड़ने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। लेकिन युग्मक क्या है? युग्मक एक जनन कोशिका है, जनन कोशिका है जो नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है। तो नर, याद रखिएगा, नर जनन कोशिका का जो युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? शुक्राणु। और मादा का जो जनन कोशिका होता है उसको क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। समझे कि नहीं? उसको क्या कहा जाता है? अंडाणु। याद रखिएगा, जब बच्चा छोटा रहता है, जब बच्चा छोटा रहता है यानी 12 वर्ष के पहले की अवस्था में नहीं रहता है, 12 वर्ष से कम की अवस्था में रहता है, तो उस समय नर युग्मक शुक्राणु उसके लड़के के शरीर में नहीं निर्मित होता है, याद रखिएगा। और जब लड़की भी 12 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में रहती है तो तब तक उसके शरीर से यानी क्या कहते हैं, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही, ये कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में, याद रखिएगा, यानी एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन लड़की के शरीर में, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और पुरुष के शरीर, लड़का के शरीर में यानी क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब किशोर होता है, समझे कि नहीं, जब 12 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है लड़का लड़की, तब उसके शरीर में नर के शरीर में यानी लड़का के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण उसके वृषण कोष में होने लगता है। समझे कि नहीं? जबकि मादा के शरीर से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और उससे, याद रखिएगा, उससे क्या होता है, यानी अंडाणु जो है, उसके अंडाशय में अंडाणु जो है परिपक्व होने लगता है और उसके बाद वो अंडाणु जो है अंडाणु जो है यानी युग्मक जो अंडाणु जो है वो जनन के लिए तैयार हो जाता है, परिपक्व होने लगता है, यानी 12 वर्ष की अवस्था के बाद, यानी जब किशोर हो जाती है तब। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, युग्मक
एक प्रकार की जनन कोशिका है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंडाणु कहते हैं। और युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक जिसको कि शुक्राणु कहते हैं, दूसरा मादा युग्मक अंडाणु। समझे कि नहीं? और पेड़ पौधे में भी युग्मक होता है। पेड़ पौधे में नर युग्मक को परागकण कहा जाता है। याद रखना, पेड़ पौधे में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। मैं बताया हूँ पौधे में, सब समझे ना। और मादा युग्मक को जो है यानी आपको स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। समझे कि नहीं? मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। चलिए बच्चों, समझ गए? तो समझ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए अंडाणु और शुक्राणु में अंतर बच्चों। अंडाणु और शुक्राणु में अंतर आपसे पूछेगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक में अंतर स्पष्ट करें। तो कैसे लिखना है बच्चों? तो सबसे पहले नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। चलिए देखिए अंतर, शुक्राणु और एक तरफ अंडाणु। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है बच्चों? वृषण में होता है। समझे कि नहीं? पुरुषों में जो है वृषण पाई जाती है। आपको बताया एक जोड़ी वृषण पाई जाती है जो कि दोनों जंघाओं के बीच में स्थित होती है, थैलीनुमा रचना में लटका हुआ रहता है। और याद रखिएगा वृषण कोश यानी अंडकोश, समझे ना? याद रखिएगा हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उन सभी जगहों से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है वृषण कोश का, अंडकोश का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को यदि शरीर का टेम्परेचर तापक्रम मिलेगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा हमारे पूरे शरीर का जो टेम्परेचर रहता है उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हमारे अंडकोश या वृषण कोश का रहता है। याद रखिएगा क्योंकि निर्माण उसका वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। समझे कि नहीं? मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय होती है और उस अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। और याद रखिएगा इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यानी शुक्राणु बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत शुक्राणु बन जाता है। लेकिन अंडाणु बनने में शुक्राणु से कुछ ज्यादा समय लगता है। समझे कि नहीं? शुक्राणु के अपेक्षा ज्यादा समय लगता है अंडाणु के बनने में। इसका आकार छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। यानी शुक्राणु का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है और इसका अंडाणु का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। वो क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। अब देखिए बच्चों, यह चलनशील होता है, यानी ये बहुत गति करते हुए जाता है। यानी जब जब संभोग की क्रिया होती है तो उस समय नर के श्वसन मार्ग से शुक्राणु क्या होता है, मादा के योनि में प्रवेश करता है और बहुत तीव्र गति करते हुए वह आगे बढ़ता है। इसीलिए यह चलनशील होता है, ये चलता है। और यह स्थिर रहता है, यह चलता नहीं है। कौन बाबू? यानी जो है अंडाणु। उम्मीद है कि शुक्राणु और अंडाणु में अंतर समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए मैं समझाऊं इसको। अब देखिए संलयन किसे कहते हैं? संलयन किसे कहते हैं? अब भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संलयन किसे कहते हैं? देखना बच्चों, देखो बाबू, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब नर या मादा, नर एवं मादा आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। समझे कि नहीं? जब नर एवं मादा संभोग की क्रिया करते हैं तो इस दौरान नर युग्मक शुक्राणु, इस दौरान नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को ही संलयन कहते हैं। मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बाबू? संलयन कहते हैं। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद यानी युग्मनज बनाते हैं या जायगोट बनाते हैं। समझे ना? मिलने के बाद युग्मनज या जायगोट बनाते हैं। यह मिलन को ही क्या कहा जाता है? संलयन कहा जाता है।
उम्मीद है ये समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं? युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं? अब देखो बच्चों, युग्मनज अभी हम बताए थे, यानी जब नर एवं मादा संभोग की क्रिया करते हैं, समझे कि नहीं, यानी आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, तो इस दौरान नर युग्मक शुक्राणु मादा के योनि से होते हुए मादा के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है, समझे कि नहीं, फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है। उसके बाद परिपक्व अंडाणु जो होता है मादा के अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी में पहुंचती है। तो नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों फैलोपियन नलिका में जब आपस में संलयित हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है, मिलने के बाद यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को ही युग्मनज या जायगोट कहते हैं। उस पदार्थ को युग्मनज या जायगोट कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, देखो सॉरी, देखो जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होता है तो संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो नया संरचना के आकार का पदार्थ बनाते हैं उस पदार्थ को युग्मनज या जायगोट कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले बच्चों नेक्स्ट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, निषेचन किसे कहते हैं? ये आएगा ही आएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी निषेचन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, निषेचन याद रखना बच्चों, निषेचन क्या है और यह कितने चरणों में संपन्न होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। निषेचन क्या है कि जब नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, तो निर्माण करते हैं, तो इसे ही मूल रूप से हम निषेचन कहते हैं। इसे ही मूल रूप से क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है तो इस संलयन को ही हम निषेचन कहते हैं। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, जब नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में फैलोपियन नलिका में मिल जाते हैं तो यह मिलने की घटना को हम निषेचन कहते हैं। जो युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में। या हम कह सकते हैं कि निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः निषेचन और दूसरा क्या है? बाह्य निषेचन। तो देखो निषेचन की अंतः निषेचन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, अंतः निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर यानी अंदर ही होता है, तो इसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जैसे मानव, स्तनधारी, पक्षी इत्यादि, ये सभी स्तनधारी, ये सभी जो है अंतः निषेचन का नाम से पता है कि अंतः निषेचन, अंतः माने अंदर, शरीर के अंदर, यानी अंतः निषेचन वैसे निषेचन को कहते हैं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर होती है। जैसे मनुष्य में जो होती है वह अंतः निषेचन होता है। कैसे भाई? जब स्त्री एवं पुरुष आपस में संभोग की क्रिया करते हैं, समझे कि ना, संपर्क स्थापित करते हैं, तब नर युग्मक शुक्राणु मादा के योनि में प्रवेश करती है और वह गति करते हुए फैलोपियन नलिका में डिंब वाहिनी में प्रवेश करती है और वहां पर परिपक्व अंडाणु अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा निकल कर पहुंची हुई रहती है। और जब फैलोपियन नलिका शरीर के अंदर में, वहां पर जाकर के अंडाणु और शुक्राणु दोनों जाकर के मिलता है, तब जाकर के युग्मनज बनाता है। तो ये शरीर के अंदर हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अंतः निषेचन। समझ में आ रही है बच्चों? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतः निषेचन। यानी अंतः निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का
संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे अंतःनिषेचन कहा जाता है, जैसे मानव, स्तनधारी, पक्षी इत्यादि। चलिए बच्चों, अब देखिए बाह्य निषेचन। देखना बच्चों, बाह्य निषेचन नाम से ही पता चल गया, बाह्य यानी बाहर। यानी निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो शरीर से बाहर होती हो, तो वैसे शरीर के अंदर ना शरीर के बाहर होती हो, तो वैसे निषेचन को हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। यानी निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, तो जिसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे देखिए मेढक, मेढक जो है, याद रखिएगा, मेढक हुआ, मछली हुआ, मच्छर हुआ, शैवाल हुआ, ये सभी बाह्य निषेचन करते हैं। मछली क्या होता है? जल में अंडा देता है, समझे कि नहीं? और जल में अंडा देता है, और वो अंडा जो है नर युवक अंदर से अपना क्या कहते हैं, नर युवक जो भी उसका होता है वो छोड़ता है, और अंडाणु से वहां मिलता है बाहर में, फिर बाहर में ही जाते हैं उस अंडाणु से, यानी फिर मछली का निर्माण होता है। यानी बाहर में ये निषेचन का कार्य करता है। मेढक भी शरीर के अंदर बाहर निषेचन करता है, मच्छर भी बाहर निषेचन करता है, शैवाल भी बाहर निषेचन करता है, समझे कि नहीं? अभी के दौर में समझ में आ गया बच्चों? निषेचन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? चलिए बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता दिया। अब देखो बाबू, इस संसार में जीव को दो भाग में बांटा गया है, एक एक लिंगी जीव और दूसरा क्या है? द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। एक जो है एक लिंगी जीव और दूसरा द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। अब देखो, एक लिंगी जीव नाम से ही पता है, एक मन एक, यानी वैसा जीव जिसमें केवल एक ही लिंग मौजूद हो, चाहे तो नर या तो चाहे तो मादा। तो जिस व्यक्ति या जिस जीव के शरीर में केवल एक लिंग मौजूद होते हो, उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं, समझे कि? जैसे यहाँ पे देखिए, एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी जिसमें अलग होते हैं, नर के लिंग अलग होते हैं और मादा जो होते हैं अलग होते हैं। जैसे हम लोग पुरुष एक लिंगी जीव होता है, जैसे हम पुरुष है तो हम हमारे शरीर में नर लिंग है, जैसे कोई स्त्री है वो मादा लिंग है, उसमें वो एक लिंगी जीव है, समझे कि नहीं? जैसे वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। अर्थात वैसा जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है, वैसा जीव जिसमें कि केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, पपीता, समझे कि नहीं? ये सभी जो है एक लिंगी जीव है, याद रखिएगा। जैसे नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो वो नर में, और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है तो वो मादा कहलाता है। समझ में आई? जैसे पुरुष में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए हम हो गए नर हो गए, और मादा स्त्री के शरीर में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए वो क्या हो गई? मादा। समझ गए एक लिंगी जीव बच्चों? वीडियो कैसा लगेगा कमेंट और लाइक करना ना भूलेगा बच्चों। चलिए अब देखिए, उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव, देखना बच्चों, उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव। उभयलिंगी नाम से ही पता चलता है, जैसे मेढक एक उभयचर प्राणी है, यानी जल और स्थल दोनों जगह रहता है। तो उभयलिंगी का मतलब होता है वैसा जीव जिसके एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों के ही लिंग मौजूद होते हैं, यानी वैसे जीव जिसके एक ही शरीर में नर एवं मादा ये दोनों के लिंग मौजूद रहते हैं। अर्थात वैसा जीव जिसके दोनों जनन अंग यानी नर एवं मादा दोनों ही पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। यानी देखिए बच्चों, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं या द्विलिंगी जीव कहते हैं। या दूसरे अर्थों में वैसा जीव जिसमें के नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ आप देखते होंगे, ये केचुआ जौ का जो होता है, जो घटिया, जैसे केचुआ, सरसों का गाछ, सरसों भी क्या है? द्विलिंगी। उड़हुल भी जो है सरसों, देखिए ये सरसों भी क्या है? उभयलिंगी, इसमें नर एवं मादा के लिंग पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या? केचुआ, देखिए केचुआ जो है क्या होता है, उसमें भी उभयलिंग होता है, नर एवं मादा का लिंग एक ही पाया जाता है, इसे खुद वह जनन कर लेता है। उसके बाद सरसों, गुड़हल यानी अड़हुल फूल भी जो है उभयलिंगी है। आप लोग से पूछेगा कि कौन सा पुष्प उभयलिंगी है, तो आप लोग बोलिए अड़हुल फूल जो है उभयलिंगी है। कृमि, समझे कि नहीं? कृमि जो है यानी पेट से निकलता है, कृमि जो है वो सब भी क्या है? उभयलिंगी जीव है, समझे कि नहीं? अर्थात इनके शरीर में नर एवं मादा दोनों के लिंग ही मौजूद होते हैं।
समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बच्चों, आज के क्लास में मैं यहीं तक। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेते आते रहूंगा, और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएंगे। और बच्चों, अधिक से अधिक एस पांडे यूट्यूब चैनल को प्यार आप लोग बनाएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।